हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सौरमंडल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये आज का हमारा वीडियो लास्ट वीडियो होगा सौरमंडल से संबंधित। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को अच्छी तरह ठीक इसी तरह पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर आज के वीडियो में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि चंद्रमा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मून कहते हैं, चंद्रमा की सतह यानी धरती पर कदम रखने वाला, पांव रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यानी चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यह याद रखना है कि ये किसी भी देश के हो सकते हैं, ठीक है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, इंडिया हो, कहीं का भी हो सकता है। बस पहला इंसान होना चाहिए, उनसे पहले कोई नहीं गया हो। तो याद रखना है कि 21 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार एक इंसान यानी एक व्यक्ति जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने पहली बार चंद्रमा की धरती पर पांव रखे थे। यानी पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि कहां के थे, अमेरिका के थे। वो कब गए थे? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को गए थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक भारतीय उपग्रह है। आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपको यह बताना है कि चारों ऑप्शंस में कौन भारतीय उपग्रह का उदाहरण है। अब देखिए, सबसे हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर उपग्रह होते कितने प्रकार के। देखिए, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक होता है मानव निर्मित, जिसको हम लोग कृत्रिम भी कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब हुआ कि वो नेचुरली क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, यानी उसको मनुष्य नहीं बनाता है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा को मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक रूप से मौजूद है। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक यानी नेचुरल। और एक दूसरा होता है जिसको कि मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, तो वो हो गया मानव निर्मित या कृत्रिम। तो भारत ने भी बहुत सारे उपग्रहों को निर्मित किए हैं। तो ही आपसे पूछ रहा कि आखिर निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय उपग्रह का उदाहरण है। पहला है इनसेट, दूसरा है IRS और तीसरा है एडुसेट। तो याद रखना है कि ये तीनों जो हैं भारतीय उपग्रह का उदाहरण है। ये भारत के द्वारा निर्मित है, भारत के द्वारा बनाया गया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सभी, क्योंकि ये भी हमारा इनसेट भी है, IRS भी है और एडुसेट भी है। ये तीनों हमारे क्या है, भारतीय उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा का क्या अर्थ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये आकाश गंगा क्या होता है। देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आकाश गंगा। आकाश मतलब आसमान, गंगा मतलब क्या, एक नदी है। गंगा क्या है? एक नदी है, भारत की प्रमुख नदी है, जिसमें क्या पानी है, हम लोग जानते हैं। तो वही है कि ये जो वास्तव में होता है आकाश गंगा, वो क्या है, एक नदी की तरह है। किसकी तरह है? आकाश में एक नदी की तरह है। अब जैसे गंगा में तो पानी है, तो फिर आकाश में जो आखिर किसकी नदी है? तो याद रखना है कि ये तारों की नदी है। कभी कभी ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा आसमान में कि चौड़ी पट्टी के रूप में, एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूर तक क्या होगा, चौड़ी पट्टी के रूप में जो है आपका असंख्य तारों का क्या मिलेगा, समूह मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे असंख्य तारे जो है क्या है, नदी की तरफ बह रहे हैं। ठीक है, वो जैसे पानी होता है नदी में, उसी तरह क्या है, आकाश में जो है नदी की तरह आपको दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। यही क्या कहलाता है आपका? तो आकाश गंगा कहलाता है। यानी आकाश में गंगा की तरह रहेगा। तारों क्या होता है, जो तारों का समूह होता है। तो आकाश गंगा का अर्थ होता है तारों की नदी। क्या होता है आकाश गंगा का अर्थ? तारों की नदी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल निम्न में से किसका भाग है, यानी किसका हिस्सा है। सौरमंडल का मतलब वो सौर परिवार। हम लोग जानते हैं कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और ये सूर्य जो है केंद्र में है, यानी सूर्य जो है सौर परिवार का क्या है, मुखिया है। इसके अतिरिक्त ग्रह और सूर्य के अतिरिक्त हम लोग जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह भी हैं। ठीक है, क्या है, क्षुद्र ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं। तो ये आपका जो सौर मंडल बनाता है, ये सभी मिलकर ग्रह, उपग्रह, सूर्य, क्षुद्र ग्रह मिलकर आखिर ये किसका हिस्सा है, किसका टुकड़ा है। जैसे मान लीजिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक फ्लैट बनाए हैं, उसमें एक किचन है। तो अब ये किचन जो है, आप एक पार्टिकुलर जब किचन की बात करेंगे तो किचन किसका हिस्सा हो गया, तो उस फ्लैट का हिस्सा हो गया। तो उसी तरह है
कि ये पूरे बिल्डिंग जो है आपका क्या है, तो कहीं ना कहीं कुछ है जिसके बारे में आपको बताना है। और ये आपका सौरमंडल एक किचन हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सौरमंडल आखिर किसका हिस्सा है, तो याद रखना है कि हमारा सौरमंडल जो है किसका हिस्सा है, तो आकाशगंगा का हिस्सा है। किसका है, आकाशगंगा का हिस्सा। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि आकाशगंगा क्या है, असंख्य तारों का एक चमकता हुआ चौड़ी पट्टी है जो क्या आकाश में नदी की तरह दिखता है। क्लियर है, उसी का हिस्सा क्या है, एक हमारा हिस्सा जो वही उसी का क्या हिस्सा, कौन हिस्सा है, तो सौरमंडल जो है हमारा, जो सौरमंडल है जिसमें पृथ्वी भी है, वो उसी का एक हिस्सा है। किसका, आकाशगंगा का, जिसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं आकाशगंगा को हम लोग। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग के पास है कॉलम अ और कॉलम ब। आपको सही तरीके से क्या करना है, मिलान करना है। तो हम लोग इधर से ही देखते हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे क्या है, शब्द हैं, और उसके आधार पर हम लोग इसमें चुनते हैं। देखिए लाखों आकाश गंगा का समूह। देखिए अब आपका आया है आकाश गंगा। अभी तुरंत हम लोग पीछे वाले प्रश्न में देखा था कि आकाश गंगा जो है वो लाखों तारों का क्या होता है, एक समूह होता है। आकाशगंगा क्या होता है, आकाश मतलब आकाश, गंगा मतलब नदी। आकाश में तारों की क्या होती है, नदी होती है। अब एक दो तारों से तो नदी नहीं बनेगा, ये खुद क्या है, लाखों तारों का समूह है। कौन, आकाशगंगा क्या है, लाखों तारों का समूह है या असंख्य तारों का समूह है। तो आपका जो है लाखों आकाशगंगा का समूह, अब देखिए ये आपका आकाशगंगा का समूह कह रहा है, तारों का समूह हो गया आकाशगंगा, तारों का समूह हो गया आकाशगंगा। और जब कई और लाखों आकाशगंगा को जब एक साथ मिलाएंगे तब क्या बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा। क्या बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा। आपका क्या बनेगा, ब्रह्मांड। याद रखना है कि इसका किसमें जाएगा, ब्रह्मांड में। लाखों तारों का समूह आकाशगंगा और लाखों आकाशगंगा का समूह ब्रह्मांड। क्लियर है, समझ गए ना, लाखों तारों का समूह आकाशगंगा और लाखों आकाशगंगा का समूह ब्रह्मांड। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि कौन है, चंद्रमा है। कौन है, तो चंद्रमा हम लोग जानते हैं। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर है, बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है। अब है नीला ग्रह। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों, देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जल है। क्या है, 71% जल है। जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, धरती पर पड़ता है, तो चूंकि 71% जल है, जिससे क्या होता है, नीले रंग के प्रकाश का परावर्तन सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण ये दिखने में क्या होता है, अंतरिक्ष से नीला दिखता है। क्लियर है, समझते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा किसका परावर्तन होता है, तो नीले रंग का परावर्तन होता है। चूंकि पृथ्वी क्या है, 71% जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण ये क्या है, नीला दिखता है। क्लियर है, आगे है उल्का पिंड। उल्का पिंड जो होता है वो छोटे छोटे पत्थरों का टुकड़ा होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हमारे क्या कहलाते हैं, कि तो उल्का पिंड कहलाते हैं। आगे है लाखों तारों का समूह। तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। समझ गए ना। तो कहने का मतलब हमारा ये सही सही मिलान था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उपग्रह जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो याद रखना है कि उपग्रह जो है किसका चक्कर लगाता है, तो ग्रह का चक्कर। ये ग्रह मान लीजिए है, मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, इसके चारों ओर तो कौन लगाएगा, उपग्रह। क्या लगाएगा, उपग्रह। तो याद रखना है कि उपग्रह जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। तो चंद्रमा चूंकि उपग्रह है पृथ्वी का, इसलिए चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के। और याद रखना है कि ये चंद्रमा पृथ्वी का भी लगाती है, सूर्य का भी लगाती है और खुद भी घूमती है, तीनों करती है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगाती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और खुद भी घूमती है अपने अक्ष पर। याद रखना है। तो यहाँ हमारा प्रश्न था कि उपग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है।
ग्रह के, क्षुद्र ग्रह के, उल्का पिंड के या चंद्रमा के, तो उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर? तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, याद रखना। आगे है कि पौराणिक मतलब पुराने जमाने में जो है रोमन कहानियां, रोमन में जो कहानी था, रोमन साम्राज्य में जो पुराने जमाने में जो कहानी लिखा जाया करता था या कहानियां सुनाया जाया करता था, तो उसमें जो है सोल शब्द का यूज करता था। तो सोल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है कि जो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल का अर्थ हुआ करता था सूर्य देवता। सूर्य देवता को ही क्या कहा जाता था? सोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोल कहा जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे भारी ग्रह कौन है? यानी आपके पास जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन सबों में सबसे भारी ग्रह कौन है? तो याद रखना है कि सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। क्या है? सबसे भारी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, सबसे भारी ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह भी है। याद रखना है कि सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, सबसे भारी। अगर सबसे हल्के ग्रह की बात किया जाए कि सबसे हल्का ग्रह कौन है, तो याद रखना है शनि। कौन है? तो शनि आपका सबसे हल्का ग्रह है। क्या है? सबसे हल्का ग्रह, हल्का ग्रह है। ये इतना हल्का है कि यदि इसको किसी विशाल जलकुंड में रख दिया जाए शनि को, तो ये तैरने लगेगा, इतना हल्का है। तो याद रखना है कि सबसे भारी ग्रह हमारा बृहस्पति और सबसे हल्का ग्रह कौन है? शनि है। क्लियर है? समझ गए ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए प्लूटो की बात कर रहा है। प्लूटो हम लोग जानते हैं कि पहले क्या था? ग्रह था। पहले जो है 9 ग्रह हुआ करते थे 2006 से पहले, लेकिन बाद में प्लूटो को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। ठीक है, समझ गए? तो आखिर प्लूटो को जब हटाया गया तो आखिर क्या उसका नाम दिया गया? कुछ ना कुछ तो नाम दिया गया होगा। ग्रह उससे नाम छीन लिया गया, लेकिन आखिर कौन सा ग्रह, सॉरी कौन सा नाम दिया गया? तो वही आपसे पूछ रहा है कि प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, मतलब पहले इसको ग्रह कहा जाता था, इसलिए 9 ग्रह हुआ करता था। लेकिन 2006 में जो है क्या हुआ? मीटिंग ही कहा जाए तो इंटरनेशनल मीटिंग में क्या किया गया? इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो उसे अब किसकी संज्ञा, अब निकाल दिया गया तो उसका क्या नाम दिया गया? यानी किसकी संज्ञा दे दी गई प्लूटो को? यानी क्या नाम दिया गया? तो याद रखना है, उसको बौना ग्रह कहा गया। क्या कहा गया? बौना ग्रह। बौना मतलब छोटा, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, ग्रह मतलब ग्रह। तो अब प्लूटो को क्या नाम दिया गया? क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया। पहले ग्रह था, लेकिन अब क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया, बौना ग्रह जिसको कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है कि किस ग्रह के चारों ओर, यानी किस ग्रह के चारों ओर रिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं वलय या छल्ला, चारों ओर रिंग टाइप का बना हुआ है? पृथ्वी के पास, बुध के पास, मंगल के पास या शनि के पास? तो याद रखना है कि शनि के पास, यानी शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग यानी वलय यानी छल्ले हैं। ठीक है, जब आप अंतरिक्ष से किसको देखेंगे? शनि को, तो आपको रिंग जो है उसके चारों ओर दिखाई पड़ेगा, छल्ला दिखाई पड़ेगा, जिसको हम लोग वलय भी कहते हैं। क्लियर है? समझ गए? तो हमारा आंसर सही क्या होगा? शनि के पास क्या है? शनि के चारों ओर रिंग है यानी वलय है यानी छल्ले हैं। क्लियर है? समझ गए? आगे हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा लास्ट प्रश्न क्या कहता है, सो समझ। देखिए, आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आकार की दृष्टि से क्या है? आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, कौन है 5वां सबसे बड़ा ग्रह? तो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि सूर्य से दूरी के अनुसार, यदि हम दूरी की बात करें तो दूरी के अनुसार हमारे जो ग्रह हैं, सबसे नजदीक ग्रह बुध हैं, उसके बाद फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, यानी पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है दूरी के हिसाब से, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये 8 ग्रह हमारे होते हैं दूरी के हिसाब से, जिसमें देखिए हम लोगों ने देखा था कि इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 जो है ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। क्या है? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह हैं। और ये 4 जो बचते हैं बृहस्पति से लेकर के नेपच्यून तक, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। क्या है? बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह हैं। हम लोगों ने देखा था कि सूर्य से दूरी के अनुसार हमने सजाया था, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये चारों जो हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और फिर बृहस्पति,
शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यूरेनस को हम लोग अरुण भी कहते हैं, नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये था सूर्य से दूरी के अनुसार। लेकिन आकार की दृष्टि से कहा जाता है तो याद रखना है कि आकार की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर उससे छोटा है शनि, फिर उससे छोटा है यूरेनस, फिर उससे छोटा है नेपच्यून। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये बाह्य ग्रह हैं। क्या है? ये चारों बाह्य ग्रह हैं। मतलब क्या हो गया? उल्टा हो गया। पहले हम लोग क्या आंतरिक ग्रह को पहले लिखते थे और बाह्य ग्रह को बाद में, लेकिन जब आकार की बात करें तो पहले बाह्य ग्रह चारों आएगा। देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है? तो पहले बाह्य ग्रह चारों आ जाएगा। फिर अब देखिए उसके बाद क्या होगा? अब ये आंतरिक ग्रह में देखिए, आंतरिक ग्रह चारों में सबसे बड़ा पृथ्वी है। उसके बाद कौन है? शुक्र। क्योंकि पृथ्वी और शुक्र का आकार एक जैसा है, जिसके कारण इस दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इसलिए इन चारों में बड़ा कौन है? पृथ्वी। फिर बड़ा कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? मंगल। और सबसे छोटा हो जाएगा बुध। आपसे पूछा क्या जा रहा था कि आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून और फिर पांचवा पृथ्वी, छठा आपका शुक्र, सातवां मंगल, आठवां बुध। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। तो हम लोगों ने सौरमंडल में बहुत सारे प्रश्नों को देखा है। अब हम लोग अगले चैप्टर को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।